अभी हम लोग जो लेक्चर लेने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 1 का लास्ट लेक्चर होने वाला, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होता है आइए समझते हैं बेहतरीन ढंग से इसे। जैसे सबसे पहले समझा ही देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे दो ट्यूब ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दो ट्यूब ले लेते हैं। एक में हम लोग ऐसे वाटर को फिल कर देते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं, और दूसरा में मरकरी को फिल कर देते हैं। किसको फिल कर देते हैं, मरकरी को। ठीक है, चलिए एक में वाटर फिल कर दिए। अब क्या करते हैं, इसमें एक ट्यूब डालते हैं। तो एक ट्यूब डालते हैं, यहाँ पे एक ट्यूब डाल दिए, और इसमें भी एक ट्यूब, ग्लास का ट्यूब डाल दिए। ठीक है, ये भी ग्लास का ट्यूब डाल दिए, इसमें भी एक ग्लास का ट्यूब डाल दिए इसमें। अब ग्लास का ट्यूब डालने पे क्या फिनोमेनन देखने को मिलता है कि वाटर जो होता है ना, और ऊपर अपने लेयर से, ये अपना लेयर इसका था, अपने लेवल से और ऊपर उठ जाता है और ऊपर राइज कर जाता है। लेकिन वही मरकरी की बात करें तो लेयर से नीचे हो जाता है। क्या हो जाता है, लेयर से नीचे हो जाता है। कहाँ, ग्लास ट्यूब में। तो वाटर जो होता है राइज करता है, और मरकरी जो होता है क्या होता है, फॉल होता है। ये फॉल होना, राइज होना क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहलाते हैं। ये किसकी वजह से होता है, तो एडेशन कोहेशन फोर्स की वजह से होता है। एडेशन कोहेशन फोर्स सरफेस टेंशन में बताए होंगे। तो सरफेस टेंशन सिर्फ एडेशन पे वर्क करता था, लेकिन यहाँ पे अगर एडहेशन ज्यादा हुआ तो राइज कर जाएगा, कोहेशन हुआ तो फॉल कर जाएगा। मतलब ये जो कैपिलरिटी है दोनों का फिनोमेनन है। किसका किसका, एडेशन फोर्स और कोहेशन फोर्स दोनों का। अब चलिए हम टॉपिक को समझते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैपिलरिटी जो है, सबसे पहले कि अगर एक्यूट एंगल होता है तो एडेशन फोर्स ज्यादा होता है। एडेशन फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। एडेशन फोर्स ज्यादा मतलब राइज। ठीक है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो वहां पे क्या होता है, कोहेशन फोर्स ज्यादा होता है। कोहेशन फोर्स मतलब क्या हो गया, फॉल। तो फॉर एक्यूट एंगल एडेसिव फोर्स विल बी मोर। अच्छा, जब एडेशन फोर्स ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेटिंग लिक्विड, जो मतलब किसी भी चीज को जल्दी से भिंगा सकता है। मतलब कि उसमें जल्दी, जैसे हम कपड़ा डालते हैं पानी में तो कपड़ा पूरा नीचे से ऊपर तक क्या हो जाता है, भींग जाता है। ठीक है, तो वेटिंग फ्लूइड हो गया। फॉर ऑब्ट्यूस एंगल कोहेसिव फोर्स विल बी मोर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वेटिंग। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड व्हेन ए ग्लास ट्यूब इज इमर्ज्ड इन इट इज नोन एज कैपिलरिटी। जब हम लिक्विड में ग्लास ट्यूब को डालते हैं तो या तो राइज करे या तो फॉल करे। अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन राइज है कौन फॉल, सिर्फ बता रहे हैं कि जब हम लिक्विड में डालते हैं ग्लास ट्यूब को तो या तो राइज कर जाए या तो फॉल कर जाए, उसी को कैपिलरिटी कहते हैं। लेकिन कैपिलरिटी राइज कब होता है, कैपिलरिटी फॉल कब होता है, तो जब एडेशन फोर्स ज्यादा होता है कैपिलरिटी राइज बोलते हैं, अगर कोहेशन फोर्स ज्यादा होता है तो उसको कैपिलरिटी फॉल बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिलरिटी राइज इज ड्यू टू एडेशन एंड कैपिलरिटी फॉल इज ड्यू टू कोहेशन। अगर एडेशन है तो कैपिलरिटी राइज होगा, कोहेशन है तो कैपिलरिटी फॉल होगा। सो कैपिलरिटी इज ड्यू टू बोथ एडेशन एंड कोहेशन, दोनों के वजह से होता है। किसका फिनोमेनन है, एडेशन और कोहेशन दोनों के वजह से है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये राइज है, राइज हो रहा है, यानी वाटर में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, और ये मरकरी है, मरकरी क्या होता है, फॉल होता है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख गया। चलिए यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन को समझते हैं कि कैपिलरी राइज और फॉल क्यों होता, मतलब कैसे होता है, उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। यानी कि हम लोग जो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जो फॉर्मूला यूज होता है वो कहाँ से आया। तो एक में अगर ये जो अभी मतलब 3 केस है यहाँ पे हम लोग डिराइव करेंगे। फर्स्ट केस करेंगे जब ग्लास ट्यूब होगा, सेकेंड केस करेंगे जब उसमें पैरेलल ट्यूब मतलब पैरेलल प्लेट डालेंगे, फिर थर्ड केस देखेंगे कि क्या एनुअल रिंग डालेंगे। ठीक है, मतलब एक ही रिंग होगा जिसमें तो उसको क्या बोलते हैं, कोएक्सियल ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो 3 केस में हम लोग डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट केस को अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो दोनों केस ऐसे ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या रीजन क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्यूब लेते, पहले समझा देते आसानी से समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है आपका क्या है, वाटर लेवल था। ठीक है, वाटर राइज हुआ है मतलब वाटर ही होगा इसमें। ठीक है, तो ये वाटर लेवल था आपका किसमें, ट्यूब में, कंटेनर में। इसमें हम एक ग्लास का ट्यूब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, ग्लास का ट्यूब डाल देते हैं। तो ग्लास का ट्यूब डालते हैं तो सरफेस टेंशन, यहाँ पे एक सरफेस टेंशन एक्ट होगा। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन दोनों तरफ से लिख देते हैं पहले थीटा। ठीक है, आप समझिए क्या हुआ कि कैपिलरी राइज हुआ। क्या हुआ, कैपिलरी राइज हुआ। तो राइज हुआ, यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन, क्योंकि हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन सरफेस पे एक्ट करता है। अच्छा, ये थीटा से है, ये सरफेस टेंशन ले लिए सिग्मा। ठीक है, सरफेस टेंशन को किससे डिनोट कर रहे थे हम लोग, सिग्मा से। तो इसका 2 कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं, एक होगा सिग्मा साइन थीटा और दूसरा ऊपर की ओर एक्ट होगा, क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा। क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा। सेम इसी तरह से इधर हो जाएगा, सिग्मा साइन थीटा और क्या हो जाएगा ऊपर, सिग्मा कॉस थीटा।
यानी यहाँ पे आप एक ऐसे भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि वाटर है ना कहाँ तक खिंचाएगा। ऐसा तो नहीं कि पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा या कितना दूर तक ऊपर जाएगा। राइज होगा मतलब कहाँ तक राइज होगा, तो तब तक राइज होगा ये फोर्स। अच्छा, एक ही फोर्स है जो ऊपर सिग्मा कॉस थीटा दिख रहा है ना, यही फोर्स के कारण राइज हो रहा है, यही फोर्स है जो पानी को ऊपर खींच रहा है। तो ये फोर्स कब तक लगते रहेगा, जब तक कि ये इसका जो है नीचे एक फोर्स लगता है ना वेट, उस वेट के बराबर ना हो जाए, तब तक ये फोर्स एक्ट होते रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है सिग्मा कॉस थीटा कितना एरिया पे लग रहा है, तो हम जानते हैं, अभी आप पढ़ के आए होंगे, जो आपका क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। यानी एक लेंथ पे, तो लेंथ यहाँ पे ट्यूब है, तो ट्यूब है मतलब उसका क्या डायमीटर, उसका परिधि, सॉरी परिधि, परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर, जिसको हम लोग पाई डी भी बोलते हैं, क्योंकि 2 आर क्या होता है डायमीटर हो जाता है, 2 आर क्या हो जाता है डायमीटर। तो फिर से एक बार समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा था। सरफेस टेंशन हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम बनाएगा, एडहेशन फोर्स तभी राइज हुआ होगा। ऐसा पीछे अभी जस्ट पढ़ा है ना आपको, ये नहीं अभी आगे, हाँ शायद आगे तो पढ़ा है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे एक्यूट एंगल के कारण, एडहेशन फोर्स के कारण, तो यहाँ जो थीटा होगा 90 डिग्री से कम होगा, इतना पता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा, तो यहाँ दो कंपोनेंट टूटेगा सिग्मा का, यानी सरफेस टेंशन का, एक सिग्मा कॉस साइन थीटा और ऊपर लगेगा सिग्मा कॉस थीटा। तो सिग्मा साइन थीटा दोनों तरफ से अपोजिट है, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, इससे तो हमको मतलब नहीं। यानी सिग्मा कॉस थीटा ही है जो वाटर को ऊपर क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, ये कब तक खींचेगा, जब तक कि इसके वेट के बराबर ना हो जाए। वेट नीचे लगता है ना mg, ठीक है, mg कहाँ लगता है नीचे की ओर लगता है, तब तक लगते रहेगा जब तक mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन वेट ऑफ लिक्विड इन ग्लास ट्यूब फोर्स इनटू कॉस थीटा, फोर्स कॉस थीटा, जो ऊपर खींच रहा है वो कौन है, एक फोर्स है जो यानी सिग्मा है, वो ऊपर खींच रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना कि एक ही पॉइंट पर खींच रहा है, ये पूरे मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरकमफ्रेंस है ना, टोटल पे ना लग रहा होगा। जैसे ग्लास ट्यूब है तो पानी तो पूरे में ना होगा, एक सरकमफ्रेंस पे ना होगा। यानी हम जानते हैं कि लेंथ नहीं, ये सरकमफ्रेंस, लेंथ मतलब यहाँ क्या डिनोट कर रहा है कि पूरे लेंथ पर, सरफेस टेंशन अभी पढ़े थे ना कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ, लेंथ मतलब पूरा लेंथ, पूरा लेंथ यहाँ पे ट्यूब में क्या हो जाएगा, उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। यानी लेंथ यहाँ क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस, जिसको हम पाई डी से लिखे हैं। यानी सिग्मा कॉस थीटा तो पहले से पता था, कितना एरिया पे लगेगा, कितना पे लगेगा, कितना लेंथ पे लगेगा, तो एक सरकमफ्रेंस पे लगेगा। तो सरकमफ्रेंस को यहाँ पे क्या कर दिए, पाई डी। समझ में आया बाबू, एक बार रिपीट करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को तीनों केस में बारी बारी से नहीं डिस्कस करेंगे, एक ही बार डिस्कस कर देते, तीनों में समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक बार फिर से समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या था कि यहाँ पे सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, एक्यूट एंगल थीटा डिग्री। ठीक है, अब ये सिग्मा है तो यहाँ एक साइन थीटा होगा, सिग्मा साइन थीटा होगा, इधर क्या होगा सिग्मा साइन थीटा होगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये तो हॉरिजेंटल पे हो गया। वर्टिकल पे देखते हैं तो सिग्मा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो यही एक फोर्स है जो वाटर को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है। ठीक है, अच्छा, ये कब तक खींचेगा, जब तक कि mg के बराबर ना हो जाए। नीचे जो वेट इसका लगेगा, इस लिक्विड का, यहाँ पे जो लिक्विड होगा उसका वेट के बराबर हो जाएगा, तब जाके ये रुक जाएगा, यानी वहां तक ये क्या होगा, राइज होगा। तो जो फोर्स है, अच्छा जो फोर्स है वो क्या है, सिग्मा कॉस थीटा है। हमको क्या निकालना है, जो आप पढ़े होंगे, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ सिग्मा होता था ना, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल। तो सिग्मा कितना है यहाँ, सिग्मा इंटू कॉस थीटा है, सिग्मा इंटू कॉस थीटा। और लेंथ मतलब क्या, एक सरकमफ्रेंस, एक ग्लास ट्यूब का क्या सरकमफ्रेंस, इतना टोटल लेंथ ना हुआ तो सरकमफ्रेंस को क्या लिखते हैं, पाई डी। एक किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, है ना। ये वेट ऑफ लिक्विड इसका क्या है, नीचे की ओर जो एक्ट हो रहा है वो mg है, mg है। अच्छा, हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो m इक्वल टू क्या होगा, p इंटू बी, रो इंटू भी होगा, रो इंटू बी, तो रो इंटू भी इंटू जी। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू जो भी आपका हाइट है, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया इंटू हाइट, एल को यहाँ पे एच डिनोट करेंगे क्योंकि हाइट की बात करता है। जैसे सिलेंडर का बोलते हैं ना कि इसका वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम क्या, एक एरिया निकाल लीजिए, ये जो हाइट है उससे गुना कर दीजिए, तो रो इंटू जी। आप वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ यानी हाइट। तो एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, एल का मान मतलब एच
हाइट, ठीक है। अब दोनों क्या होगा, कब तक राइज होगा, तो जब तक कि दोनों क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी दोनों कब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कौन, सिग्मा पाई डी कॉस थीटा रो जी पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच। तो एगो डी से एगो डी कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच का वैल्यू क्या होगा, तो इधर है 4 यानी गुना में भागा में, तो इधर गुना में आ जाएगा, यानी 4 इंटू सिग्मा कॉस थीटा रो जी क्या, रो जी इंटू डी, तो रो जी इंटू डी, रो जी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, तो यहाँ पे वेट लिख दीजिएगा इंटू डी, ठीक है, बस हो गया। तो यही होता है एच का वैल्यू, यही एच का वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसी में कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास ट्यूब। वाटर है आपका, वाटर है और उसमें ग्लास ट्यूब जो डाले थे, दोनों के बीच में कितना एंगल बनाता है, तो 29 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 29 डिग्री, याद रखेंगे। अगर वही प्योर वाटर रहे और ग्लास जो एकदम क्लीन रहे, तब कितना डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। बात करते हैं फिर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन मरकरी और ग्लास ट्यूब। अगर हम मरकरी और ग्लास ट्यूब के बीच में डालते हैं तो कितना डिग्री होगा, 132 डिग्री होगा। कितना होगा, 132 डिग्री। अब वही बात आते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज फॉर फॉल बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। अब वहां पे ट्यूब डाल रहे थे तो यहाँ पे प्लेट डाल रहे हैं, क्या दिक्कत है, तब तो उतना समझाना नहीं ना पड़ेगा, बस खाली ये समझा देते हैं कि यहाँ पे जो एरिया निकाल रहे थे ना उसमें डिफरेंस हो जाएगा। एरिया यहाँ बी, जो इसका विड्थ है प्लेट का वो बी है, इस भी प्लेट का कितना है, बी है, यानी कितना हो जाएगा, बी बी 2b हो जाएगा, बस, ठीक है। इसका जो मतलब कितना लेंथ पे लग रहा है, बी विड्थ पे लग रहा है, तो 2b पे लग रहा है, बस, ठीक है। अच्छा, वेट ऑफ लिक्विड mg, तो mg यहाँ पे क्या हो गया, mg। अच्छा, अभी निकाल के सिखाए थे ना कि जो होता है डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे मास इक्वल टू रो इंटू भी हो गया, ठीक है। तो रो इंटू भी, बस यहाँ पे यही पे देखना था थोड़ा सा कि रो इंटू भी, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो एरिया तो हम बी गुने टी कर देंगे, विड्थ इंटू जो बी गुने एच कर देंगे, एरिया तो हम क्या कर देंगे, ये जो विड्थ है इंटू हाइट है, यही दोनों को गुना करेंगे। प्लेट क्या है, रेक्टेंगल प्लेट है, तब बी गुने एच हो जाएगा इसका एरिया, आज जो थिकनेस है उसको गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो बस उसको वॉल्यूम को लिख दिए, अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, यहीं से वैल्यू निकल जाएगा एच का। तो एच का जो वैल्यू होता है यहाँ पे किसके लिए, फॉर प्लेट के लिए, फॉर प्लेट के लिए कितना होता है, तो फॉर प्लेट के लिए होता है एच इजकल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा और W इंटू टी। यही बात अभी हम ट्यूब के लिए कर रहे थे, तो वहां क्या था, 4 सिग्मा कॉस थीटा और W इंटू क्या था, D, W इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे ग्लास ट्यूब था, ट्यूब का डायमीटर होता है, यहाँ प्लेट का क्या है, थिकनेस है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एनुअल 2 एक्सियल ट्यूब की बात करते हैं, एनुअल रिंग की रिंग शेप की बात करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई डी होता है ना, तो पाई डी यानी डी को हम लिख सकते हैं 2r, तो 2r, ये 2 इंटू आर। अच्छा, यहाँ पे देखिए अंदर वाला का इनर वाला का R1 और आउटर वाला का R0, ठीक है। तो यही वाला दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे फिर से वैसा ही, ठीक है, m इंटू जी। अच्छा, एक हॉलो है ना, तो R0 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, RI का स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम निकालेंगे तो बस उसी को कैलकुलेशन कीजिएगा। यहाँ पे फिर से आ जाएगा H इजकल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अब बटा कितना, W इंटू R0 माइनस RI, ठीक है, यानी आउटर माइनस इनर, ठीक है। चलिए आसानी, क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा कि बोल देगा कि इनर रेडियस कितना है, इतना है, आउटर रेडियस इतना है, और ये आपका क्या दे दिया, सरफेस टेंशन इतना दे दिया है, और वेट इसका इतना है, तो बताइए कि क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा कि फॉल होगा। तो हम लोग आसानी से, चलिए 2-3 क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िएगा कि इफ डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 1 mm, डायमीटर कितना है, ट्यूब का 1 mm है, देन कैपिलरिटी राइज 30 सेंटीमीटर, राइज हो रहा है, पहले ही क्वेश्चन बता दिए कि राइज हो रहा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द कैपिलरी राइज व्हेन डाया चेंज 0.2 mm, तो बता रहा है ना कि डायमीटर को अगर हम चेंज कर देते तब कितना कैपिलरिटी राइज होगा। पहले बोला ना कि अगर 1 mm का डायमीटर है तब 30 सेंटीमीटर का कैपिलरी राइज होता है, मतलब कितना सेंटीमीटर जाता है, 30 सेंटीमीटर जाता है। उसी कैपिलरिटी जो ट्यूब है 1 mm का था तो 30 सेंटीमीटर राइज होता है। अगर उसको हम कम कर दे तो कम करने का मतलब आप पतला कर दे तो कितना सेंटीमीटर राइज होगा। तो सबसे पहले उसी वाटर में है ना, उसी वाटर में ही ना किया जा रहा है, क्योंकि राइज हो रहा है तो वाटर में ही किया जा रहा होगा। तो वही वाटर है, वही ट्यूब है, वही सब कुछ है, बस डायमीटर को चेंज कर रहा है। तो यानी सबसे पहले हमको सरफेस टेंशन निकाल लेना होगा, ठीक है। तो H इजकल टू 4 कॉस थीटा अपॉन डी। तो हम जानते हैं कि यहाँ D जो है और H जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं,
ऐसा बोल सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर हम डायमीटर को घटाएंगे तो जो राइज होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, हाइट जो होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इतना तो पता है, ठीक है, लेकिन कितना होगा, तो हम इसको सीधा सीधी ऐसा कर देते हैं कि मान लेते हैं इसको h1 मानते हैं, h1 इजकल टू 4 cos थीटा बटा कितना d1, और दूसरा जो होता है क्या आता है h2 मान लेते हैं, h2 तो 4 सिग्मा cos थीटा बटा क्या d2 तो h1 बटा h2 तो इधर क्या हो जाएगा d2 बटा d1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना है। बाकी सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो, सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगा, cos थीटा तो सेम ही रहेगा, 4 तो फिर कैंसिल आउट ही हो गया, बचा किस पे, तो h1 इजकल टू कितना 1/d1 अब बटा कितना h2 इजकल टू कितना 1/d2, तो ये 1/d1 है, 1/d2 तो पलट जाएगा ना, तो h1 बटा h2 इजकल टू क्या हो जाएगा d2 बटा d1, यानी h1 बटा h1 का वैल्यू रखिए, तो h1 का वैल्यू तो हमको मालूम है 30 सेंटीमीटर, h2 का वैल्यू मालूम नहीं है, d2 का वैल्यू मालूम है 0.2 और d1 का वैल्यू मालूम है 1 mm, सबको पुट कीजिए, h2 का वैल्यू आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये किससे है, ये आपका पुराने मतलब पहले वाला क्वेश्चन से हम कैपिलरिटी का क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या निकालना है, डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना, तो ये तो आपको पहले पढ़ा ही दिए, ठीक है। तो देखते हैं टाइम रहता तो इसको भी करवा ही देते हैं, लेकिन ये आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, पता है सभी को। तो डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पता है तो आपको निकल जाएगा। तो डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाउ इजकल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, यानी थिकनेस पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होना चाहिए और आपको क्या शियर स्ट्रेस पता होना चाहिए, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू को ही डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए तो न्यू का वैल्यू निकल जाएगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो कैपिलरिटी वाला क्वेश्चन पहले करवा देते हैं, ठीक है, देखेंगे टाइम बचेगा तो और भी टोटल क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। पहले एक बार सिलेबस खत्म कर लेते हैं हम लोग, फिर जितना भी क्वेश्चन है सभी को प्रैक्टिस करवा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए ये सब विस्कोसिटी से है, मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि ये डिजाइन किया हुआ था ना कि गेट के भी पर्पज से है, ठीक है। जितना भी कंपटीशन कंपेटेटिव बुक जितने भी है सभी का क्वेश्चन से यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जो पढ़ लिए हैं प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको तो सिर्फ पढ़ना है ना, हमको पढ़ाना भी है, सभी सब्जेक्ट को करना है, तो हमको थोड़ा ज्यादा लोड है। आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन कर जितना भी क्वेश्चन है सबको बारी बारी से सोल्व कर करके देखिएगा, जहां फंसिएगा उसको नोट करके रखते जाइएगा, डॉट क्लास लेंगे सबको क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो करवाया हुआ है, पीछे करवा दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन 3/4 बाई माइनस बाई स्क्वायर, ये सब क्वेश्चन तो करवाया हुआ है, ठीक है। कैपिलरी राइज वाला करवा देते हैं, ठीक है। आइए कहाँ है कैपिलरी राइज वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ आ गया, क्वेश्चन मिल गया। चलिए 1.28 में कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन ए ग्लास ट्यूब ऑफ द 2.5 mm डायमीटर व्हेन इमर्ज्ड वर्टिकली इन, एक बार वाटर में डुबाते हैं एक बार मरकरी में डुबाते हैं, तो दोनों में देखना है। सरफेस टेंशन दिया हुआ सिग्मा का वैल्यू 0.0725 न्यूटन पर मीटर फॉर वाटर एंड सिग्मा का वैल्यू मरकरी के लिए कितना दिया हुआ 0.52 न्यूटन पर मीटर फॉर मरकरी इन कांटेक्ट विद द एयर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मरकरी का दिया हुआ 13.6 एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दिया हुआ 130 डिग्री, लेकिन जनरल आपको बताए थे 132 डिग्री, तो नहीं दिया रहेगा तो यूज कर लेंगे कौन 132 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन दे देगा तब वही यूज करेंगे। तो एक बार वाटर में क्या होगा राइज होगा, मरकरी में क्या होगा फॉल, ये तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको जो सरफेस टेंशन वाटर का है 0.0725 न्यूटन पर मीटर है, मरकरी का है जो 0.52 न्यूटन पर मीटर है। तो पहले बता रहा है कि एच का वैल्यू निकालिए, किसके लिए, वाटर के लिए। तो एच का वैल्यू कितना 4 सिग्मा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बटा रो जी डी। तो यहाँ तो कॉस थीटा जो कितना डिग्री बोला था कि वाटर के लिए बोला है, वाटर के लिए तो नहीं बोला है, वाटर के लिए कोई एंगल नहीं बताया, तो नए एंगल बताया तो कितना ले लेंगे, कॉस जीरो का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो दिया तो है नहीं, लेकिन आप रख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा का मान कितना बताए थे 29 डिग्री ना, तो 29 डिग्री यहाँ रख के बना ले, मतलब रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं 4c कॉस 29 डिग्री, तो थोड़ा बहुत चेंजेज आएगा, ठीक है। तो रो जी डी, रो का वैल्यू कितना 1000 दिया हुआ था, वाटर का हम जानते हैं वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 होता है, जी का वैल्यू 10 होता है और डी का वैल्यू, अच्छा रो जी को ही तो डब्ल्यू बोलते थे, कोई सोच रहे होंगे सर आप तो फॉर्मूले चेंज कर दिए, हम पढ़ाए हैं एच इजकल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बटा रो इंटू डी, रो इंटू डी
कॉस थीटा को यहाँ पे मेंशन नहीं किए क्योंकि जो कंपटीशन लेवल का होता है ना, जल्दी जल्दी आंसर मैच करवाना होता है सिर्फ, ठीक है, आंसर मैच कर जाए, ठीक है, मतलब 4 गो ऑप्शन दिया रहता है ना, 4 गो ऑप्शन, तो लगभग ऐसा नहीं रहता कि 0.1 यहाँ पे क्या है 1.16 तो एक होगा 1.17, ऐसा नहीं होता, बहुत दूर दूर होता है। तो मतलब कॉस थीटा 29 डिग्री का मान क्या होगा, लगभग 1 के नजदीक ही रहेगा, 1 के नजदीक रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे नेग्लेक्ट कर दिए, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं दिया था वाटर वाला में तो 29 डिग्री आपको पढ़ा है ना जस्ट अभी, तो 29 डिग्री ले लीजिएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान कितना 29 डिग्री, और डब्लू को ही तो रो इंटू जी बोलते हैं। तो बेट दिया रहता तो बेट रख देते हैं, नहीं दिया रहेगा तो डेंसिटी के टर्म में लिख दीजिएगा रो इंटू जी। तो रो इंटू क्या हो गया जी हो गया, ठीक है। तो रो का वैल्यू 1000, जी का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू कितना 0.025 दिया हुआ था। तो ये आपका क्या है 1.16 सेंटीमीटर आपका राइज हुआ, ठीक है। चलिए मरकरी में आते हैं, तो मरकरी में देखते हैं। अच्छा देखिए पहले बता देते हैं उसके बाद, एच इजकल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बटा रो जी डी, 4 इंटू सिग्मा का वैल्यू कितना 0.52 दिया था मरकरी के लिए, कॉस थीटा देखिए यहाँ पे लगाए ना, क्योंकि 130 डिग्री दिया हुआ था, क्वेश्चन दे दिया है तो 130 डिग्री लगा दिए। रो का वैल्यू 13.6 हम जानते हैं। अच्छा ये 13.6 नहीं, ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6, तो 13.6 इजकल टू क्या होता है डेंसिटी ऑफ किसका मरकरी का बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 13.6 इजकल टू कितना डेंसिटी, हमको डेंसिटी ना चाहिए बटा कितना 1000, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा 13.6 गुने 1000। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द मरकरी कितना 13.6, तो 13.6 गुने क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 13.6 गुने 1000, तब ये डेंसिटी बनेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी पीछे पढ़े हैं ना आप लोग, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से गुना कर दीजिएगा ना, तब वो क्या निकलता है डेंसिटी निकलता है उस फ्लूइड का। यानी किसी का भी, सुनिएगा ध्यान से, किसी का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहे, अब बोले उसका डेंसिटी क्या होगा तो 1000 से गुना कर दीजिए। बोलेंगे मान लीजिए कोई लिक्विड है जिसका 7 है इसका क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, तब बताइए उसका डेंसिटी क्या होगा, सीधे 1000 से गुना कर दीजिए बस। कहां से आता है तो हम जानते हैं फॉर्मूला एस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो एस स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या हो जाएगा, वाटर का डेंसिटी 1000 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जी का वैल्यू 10, डायमीटर कितना 0.02। तो ये वैल्यू माइनस में ना कैसे पे पुट कीजिएगा, माइनस मतलब फॉल, प्लस मतलब राइज, ठीक है। चलिए तो ये फॉर मरकरी का हो गया। तो आई होप करवा दिए क्वेश्चन, अब खुद से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही रहने दे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है और आज ये समाप्त भी हो गया, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक और कैपिलरिटी का क्वेश्चन है, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कैलकुलेट द कैपिलरिटी इफेक्ट मिलीमीटर्स इन द ग्लास ट्यूब 4 mm डायमीटर व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, एक बार वाटर में इमर्ज करते हैं, एक बार मरकरी में इमर्ज करते हैं, मतलब डुबाते हैं। टेम्परेचर एट द लिक्विड 20 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, जो हम लोग स्टैंडर्ड लेते थे। एंड द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन वाटर एंड मरकरी 20 डिग्री सेल्सियस इन कॉन्टेक्ट विद द एयर 0.73575 है न्यूटन पर मीटर। ये है वाटर का और ये किसका है मरकरी का। क्वेश्चन दे दिया तो ठीक है, नहीं तो स्टैंडर्ड जो आपको बताए थे ना उसी को जूम कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन खुद दे रहा है कि वाटर का कितना है सरफेस टेंशन 0.073575 न्यूटन पर मीटर है और मरकरी का 0.51 न्यूटन पर मीटर है। तो बताएं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट भी दिया हुआ है, वाटर का 0 दिया हुआ है। वाटर का 0 मतलब क्या होगा वो बताइए, जल्दी से बताइए। वाटर 0 है उसका मतलब क्या दिया होगा कि प्योर वाटर होगा, और ग्लास क्या होगा क्लीन होगा। एंड दैट फॉर द मरकरी 130 डिग्री दिया हुआ है। तो टेक डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 नहीं लेना है, अभी कितना लेना है 998 लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे देगा तो दे देगा, नहीं तो हम जानते थे कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 होता है। अरे 2 कम है खाली, मतलब जो बुक दे देगा उसी को फॉलो करना है। तो डायमीटर दिया हुआ है आपको, सरफेस टेंशन वाटर का पता है, मरकरी का सरफेस टेंशन पता है, इसका एंगल पता है 0 डिग्री वाटर के लिए, मरकरी के लिए 130 डिग्री है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमको दे दिया है 998, मरकरी का दे दिया है 13.6 हम जानते हैं, नहीं दिया है तो 13.6 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका मरकरी का 1000 से गुना कर देंगे। तो कैपिलरिटी इफेक्ट क्या होगा, तो 4 सिग्मा कॉस थीटा बटा रो जी डी होता है ना। अच्छा अगर अभी बोलेंगे 4 सिग्मा कॉस थीटा, अगर हम रो जी और डी को इधर न लिख के आगे लिख दे कोई फर्क पड़ा क्या, तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूले अलग हो गया। अरे डी को इधर न लिख के इधर लिख दिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। बस वैल्यू को पुट कीजिए। 4 सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस थीटा कितना 0 डिग्री का 1 मान होता है। डी का वैल्यू दिया हुआ है, रो का वैल्यू दिया हुआ है,
ठीक है, और जी का वैल्यू दिया, सभी को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर प्लस आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं राइज, अगर माइनस आ गया तो उसको बोलते हैं फॉल। मरकरी में देखते हैं तो मरकरी का कितना था, 130 डिग्री था, सिग्मा का वैल्यू दिया होता 4 था, जी का रो का वैल्यू कितना 13.6 गुने 1000, बोले थे ना कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा उसी में 1000 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। इंटू जी का वैल्यू 9.81 और डी का वैल्यू कितना था 4 mm था, तो उसको हम लोग क्या बदल दिए, मीटर में बदल दिए, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आपका 2.4 किस में, निगेटिव में आएगा, निगेटिव में। तो अगर आप फॉल लिख देते हैं तो नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, तो अभी तो फॉल नहीं ना लिखा हुआ, तो नेगेटिव लगा दीजिएगा। अगर निगेटिव का मतलब फॉल हो रहा है, तो अगर हम लिख देंगे ना 2.5 mm फॉल, ठीक है, फॉल, तो निगेटिव लगाना नहीं है। अगर निगेटिव लगा दिए तो फिर फॉल नहीं लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मीन्स ही होता है फॉल, ठीक है। आप पॉजिटिव मीन्स राइज, बस, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी और सब्जेक्ट का एक मॉड्यूल खत्म करते हैं, फिर इसका मॉड्यूल 2 चलेंगे, ठीक है। यानी आपके आप देखते हैं कितना एक्टिव रह पाते हैं, उसी अनुसार क्लास चलते रहेगा, ठीक है। ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग